दिल के कहीं किसी कोने में कुछ दरकता सा महसूस हुआ। न जाने क्यों शिखा का मन जार जार रोने को कर रहा था, पर उसके शिक्षित और सभ्य मन ने उसे डांट कर सख्ती से रोक लिया। कितनी आसानी से हिमांशु ने कह दिया था, तुम भी न क्या लेकर बैठ गई हो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें कौन सा रहना है उस घर में, ईंट और गारे से बने उस निर्जीव से घर के लिए इतना मोह। अपने पापा मम्मी को समझो कि फालतू में मरम्मत के नाम पर पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आज नहीं तो कल उन्हें उस घर को छोड़कर बेटों के पास जाना ही पड़ेगा। घर तो निर्जीव था, हिमांशु को क्या पता वह घर आज भी शिखा के तनमन में सांसें ले रहा था। पिछले साल की ही तो बात है, गर्मी की छुट्टियों में शिखा को गांव वाले घर जाने का मौका मिला था। सच पूछो तो इसमें नया क्या था, कुछ भी तो नहीं, साधारण सी तो बात थी, पर न जाने क्यों जर्जर होती उस घर की दीवारों को देखकर मन कैसा कैसा हो गया था। आखिर उस घर में बचपन बीता था उसका, चिरपरिचित सी दीवारें, घर का एक एक कोना न जाने क्यों शिखा को अपरिचितों की तरह देख रहा था। डॉट घर में नाम मात्र के पड़े हुए फर्नीचर पर हाथ फेरने के लिए बढ़ाया हुआ शिखा का हाथ न जाने क्या सोचकर रुक गया। यादों के सारे पन्ने एक एक कर खुलने लगे। याद है उसे आज भी वह दिन, शादी के बाद पहली बार वह मम्मी पापा के साथ रस्म अदायगी करने आई थी। लाल महावर से रचे शिखा के पैरों ने जब घर की चौखट पर कदम रखा तो लगा मानो घर का कोना कोना उसका स्वागत कर रहा था। शायद इंसानों की तरह घरों की भी उम्र होती है। यह वही घर है जहां कभी रिश्तों की खिलखिलाहट गूंजती थी, बच्चों की किलकारियों से घर मंद मंद मुस्कुराता था, पर आज उस घर की दीवारों पर यहाँ वहाँ उखड़ा पेंट नजर आ रहा था। एक बार तो शिखा को ऐसा लगा मानो दीवारों पर उदास चेहरे उभर आए हों। घर के सामने खड़ा आम का विशाल पेड़ और उसकी लंबी लंबी डालियों को देखकर आज भी उसे ऐसा लगा मानो वे गलभियों के लिए तैयार हों। माँ से छिपकर उस पेड़ की नर्म छाव में अपने भाइयों के साथ नमक मिर्च के साथ कितनी कैरियां खाई थी उसने, पर पता नहीं क्यों आज उसकी तरफ देखने का शिखा साहस नहीं कर सकी। शायद उसकी आंखों में तैर आए मूक प्रश्नों को बोलने की शिखा में हिम्मत नहीं थी। एक एक करके उस घर के सारे परिंदे इस घोंसले को छोड़कर नए घोंसलों में चले गए और यह घर चुपचाप जर्जर व उदास मन से उन्हें जाता देखता रहा। कल ही तो पापा का फोन आया था। पापा ने कितने उदास स्वर में कहा था, शिखा पीछे वाले अहाते की धरन टूट गई है, तेरी शादी के वक्त ही रंगरोगन करवाया था। तेरे भाइयों से कहा कि कुछ मदद कर दे तो वे अपना ही रोना लेकर बैठ गए। बेटा देखा नहीं जाता, तेरे बाबा और दादी की एक यही निशानी तो बची है। क्या एक बार वह हिमांशु से बात करके देखे, पर हिमांशु के लिए तो यह सिर्फ निर्जीव और जर्जर मकान भर ही था। तो क्या माँ जी, शायद वे जरूर सम होंगी, आखिर वे भी तो। ये देखो महारानी जी को उल्टी गंगा बहाने चली है। लोगों के यहाँ समधियाने से सामान आता है और ये वहाँ भेजने की बात कर रही है। माँ जी, मैं उस घर की बेटी हूँ, मेरा भी तो कुछ फर्ज है। शिखा का मुंह उतर गया था। घर के लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे उसने कोई अजूबी बात कह दी हो। हिमांशु ने उसे जलती निगाहों से देखा। शायद उसका पुरुषत्व बुरी तरह आहत हो गया था। कमरे में जब सारी बात हो चुकी थी, फिर घर वालों के सामने यह तमाशा करने की क्या जरूरत है। वह अपनी माँ के बारे में अच्छी तरह जानता था, उन्हें तो मौका मिलना चाहिए। आज शिखा की खैर नहीं, माँ उसे उधेड़ कर रख देगी। हुआ भी वही, शिखा, लोगों के मायके से न जाने क्या क्या आता है, पर हमारा ही समय खराब है कि सास बनने का सुख ही न जान सके। अरे भाई, मायके वाले कुछ दे न सके ठीक, पर दहेज में संस्कार भी न दे सके। शिखा की आंखें डबडबा गई। शादी होने को 20 साल हो गए, पर दहेज और संस्कार का ताना आज भी उसका पीछा न छोड़ पा रहे थे। उसने बड़ी उम्मीद से हिमांशु की तरफ देखा।
हिमांशु ने वितृष्णा से मुंह फेर लिया। हिमांशु घर में सबसे छोटे थे। बड़े भाइयों की शादियां अच्छे परिवारों में हुई थी। अच्छे मतलब शादी में गाड़ी भर कर दहेज मिला था। मांझी की नजर में अच्छे परिवार का मतलब यही था। मांझी के पास कभी त्योहार तो कभी शगुन के नाम पर उपहार स्वरूप कुछ न कुछ समधियाने से आता ही रहता था। शिखा एक मध्यवर्गीय परिवार की इकलौती लड़की थी। पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार सब कुछ दिया था, पर उसकी जिंदगी मांझी की कसौटी पर कभी खरी न उतरी। ऐसा नहीं था कि मांझी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई हो। बचपन से लेकर जवानी तक उनका जीवन संघर्षों में ही बीता था। पापाजी एक साधारण सी नौकरी ही करते थे, पर बच्चों के चलते धन की वर्षा होने लगी। मांझी की तो मानो मुहमांगी मुराद पूरी हो गई। जो रिश्तेदार कब का उनसे मुंह फेर चुके थे, एक एक कर जुड़ने लगे थे। मांझी भी उन पर खुले हाथों से पैसा लुटाती। शिखा ने कई बार दबे स्वर में हिमांशु से इस बात को कहा भी था कि इस तरह पैसा लुटाना कहाँ की समझदारी है, पर मांझी के फैसले के विरुद्ध जाने की किसी की भी हिम्मत न थी। शिखा, माँ का जीवन सिर्फ संघर्ष में ही बीत गया। अगर उन्हें इन सब चीजों से खुशी मिलती है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत? हिमांशु, बात दिक्कत की नहीं, पर मांझी जिस तरह से तुम फालतू का दिमाग मत लगाओ। अगर भैया भाभी को दिक्कत नहीं तो तुम क्यों फुदक रही हो? शिखा हिमांशु को देखती रह गई। क्या कहती? दिक्कत तो सभी को थी, पर मांझी से कहने की हिम्मत किसी की भी न थी। कितनी बार चौके में जेठानियों को कसमसाते देखा है। पिछले साल मौसी जी के इलाज के लिए मांझी ने 1 लाख रुपए दे दिए थे, तो अभी पिछले महीने घर में काम करने वाली बाई की बिटिया की शादी के नाम पर 10,000 रुपए और कपड़े, बर्तन व न जाने क्या क्या दे दिया। कभी मंदिर तो कभी जागरण के नाम पर हर महीने कुछ न कुछ जाता ही रहता था। उनकी मांगे सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन बड़े भैया ने दबे स्वर में कहा भी था, माँ, आप इस तरह से कभी सामान तो कभी पैसे बांटती रहती हो। कल अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या हमें कोई देगा? मैंने लेने के लिए थोड़ी दिया है। तेरे पापा की कमाई से तो घर ही चल जाता, वही बड़ी बात थी, पर अब जब प्रकृति ने दिया है तो फिर क्यों न करूं? शिखा को यह बात कभी समझ न आई कि जिन रिश्तेदारों ने कभी बुरे समय में उनका साथ तक न दिया, आज उन पर यूं पैसे लुटाना कहाँ तक सही था। शिखा, अपने कमरे में जाओ। हिमांशु की आवाज सुनकर शिखा सोच की दलदल से बाहर निकल आई। पता नहीं क्यों एक अजीब सी जिद उसके मन में घर कर गई थी। आज वह बात करके ही जाएगी। मांझी, गांव वाला मकान जर्जर हो गया है, उस घर से मेरा बहुत जुड़ाव है। बाबा दादी की आखिरी निशानी है वह तो, मांझी ने बड़े तल्ख स्वर में कहा। शिखा अपने आप को मजबूती से बांधे खड़ी हुई थी। हिमांशु हमेशा की तरह उसे अकेला छोड़ अपने परिवार के साथ खड़े थे। इन बीते सालों में शिखा इतना तो समझ ही चुकी थी कि आज वह खुद के लिए खड़ी नहीं हुई तो कोई भी उसके लिए खड़ा न होगा। वैसे भी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। जानती थी वह कि यहाँ जो होगा सो होगा। बंद कमरे में चारदीवारी के बीच महीनों तक शिखा और हिमांशु के मध्य एक शीत युद्ध भी चलता रहेगा, पर आज नहीं तो शायद वह कभी भी न कह पाएगी, मांझी, मैं उस घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसा भेजना चाहती हूँ। शिखा का गला सूख गया। पता नहीं अब कौन सा भूचाल आने वाला था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे अभी ही निगल जाएंगे। देख लो क्या जमाना आ गया है। बहू बेशर्मों की तरह मायके के लिए पैसे मांग रही है। एक जमाना था लोग बेटी के घरों का पानी तक नहीं पीते थे और यह अपने मायके के लिए ससुराल से पैसे मांग रही है। तेरे भाई भी तो है, तेरे पापा उनसे क्यों नहीं मांग लेते? पापा ने उनसे भी कहा था, पर बड़े भैया के अपने ही बहुत सारे खर्चे हैं और छोटे वाले ने पहले ही अपने मकान के लिए लोन ले रखा है, इसलिए मतलब यहाँ कोई पेड़ लगा है।
कल बाप के मरने के बाद हिस्सा हथियाने तो सबसे पहले चले आएंगे। एक बार भी नहीं सोचेंगे कि बहन का भी तो हक बनता है। जब उन्हें कोई चिंता नहीं तो तुम क्या हो, न 3 में न 13 में। तुम काहे चिंता में गली जा रही हो। शिखा की अंतरात्मा शब्दों के बाणों से बुरी तरह छलनी हो चुकी थी, पर बोली, मां जी, बेटी का हक सिर्फ जीवन भर पाने का नहीं होता, 9 महीने तो उसे भी पेट में रखा होता है। फिर जिम्मेदारी के नाम पर यह भेदभाव क्यों? एक लड़की को जीवन भर यह समझा जाता है कि उसे पराये घर जाना है, पर वह पराया घर भी उसे ताम्र पराया ही समझता है। जीवन गुजर जाता है एक लड़की को यह समझने में ही कि उसका अपना घर कौन सा है। आप भी तो इस घर की बहू हैं और मैं भी, पर हमारे अधिकारों और कर्तव्यों में यह भेद क्यों? आप खुले हाथों से रिश्तेदारों, नौकर चाकर सभी को कुछ भी दे सकती हैं, आपसे पूछने वाला कोई भी नहीं, पर जब बात बहू के मायके वालों की आती है तब दुनियादारी और संस्कार की बातें क्यों होने लगती है? क्या गरीब और जरूरतमंद सिर्फ सास या ससुराल के रिश्तेदार ही हो सकते हैं, बहू के नहीं? अगर गलती से बहू का मायके का कोई रिश्तेदार कमजोर हो तो बहू पूरे परिवार के लिए हंसी का पात्र क्यों हो जाती है? भाई की पढ़ाई के लिए पापा ने कैसे कैसे इंतजाम किए थे। हिमांशु से कुछ भी नहीं छिपा है, पर किसी ने एक बार भी यह जानने या समझने की कोशिश की कि इसके परिवार को भी कभी जरूरत पड़ सकती है। अब तो मायके की जमीन जायदाद में लड़कियों की भी हिस्सेदारी होती है, तो फिर मायके की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों में हिस्सेदारी क्यों नहीं? शिखा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। वर्षों से जमा कितना कुछ उसने सबके सामने उड़ेल कर रख दिया था। जेठानियां आश्चर्य से उसे देख रही थी। मांझी धप की आवाज के साथ सोफे पर बैठ गई। एक अजीब सी नफरत उसने उनकी आंखों में महसूस की। सच सभी को पसंद होता, बशर्ते वह सच खुद का न हो। घर में एक गहरा सन्नाटा पसर गया, इतना गहरा कि अपनी सांसें भी सुनाई पड़ जाएं। शब्द कहीं खो से गए थे। इतने वर्षों में शब्द तो यदाकदा चुपते ही रहते थे, पर आज सबका मौन बुरी तरह चुप गया था। किसी के पास जवाब न था और शायद इस सवाल का जवाब कभी मिले भी। हम जीवन भर इस बात के लिए लड़ते हैं कि सही कौन है, पर सही क्या है? क्या किसी ने कभी यह सोचा? लोग कहते हैं औरत है तो घर घर है, पर क्या उस घर के फैसले भी? समझना आसान है पर समझना कठिन। शिखा भरे दिल और भरे कदमों से चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।